हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम सभी जान रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का देश कोविड-19 की महामारी को झेल रहा है, वैसे ही देखते हुए हम लोगों को अपनी पढ़ाई जारी करनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो हम लोगों को फिर से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कक्षा 11th 12th और बीकॉम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व एवं घटक की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि व्यवसाय क्या है, उसके बाद हम लोग पर्यावरण और व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो इसका आंसर ईजिली आप दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, बिजनेस स्टडीज़ का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है व्यावसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट डालता है। तो व्यवसाय उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती है। यानी व्यवसाय उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन जीने के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं को करके धन अर्जित करता है, उसे हम लोग व्यवसाय कहते हैं। जैसे बिजनेस में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु का उत्पादन करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है, उस सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए की जाती है, यानी उपभोक्ता तक वस्तु को उत्पादन करके बेचता है और इसी तरह से वो धन अर्जित करता है। व्यवसाय के लिए व्यावसायिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण तथा वैधानिक पर्यावरण और इनमें निहित प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर यह अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से नियमों का पालन करते हुए बिजनेस को चलाया जाता है और एक ही बिजनेस पे टिके रहना है, आदि बातों का अध्ययन बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़े, व्यवसाय से ऐसे उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती है और जिनका उद्देश्य एक दूसरे के पारस्परिक हितों को समझना भी है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, उन सभी को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जो भी क्रिया किसी अनार्थिक उद्देश्य से की जाती है या जिसका उद्देश्य धन उपार्जन नहीं है, वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आती है। यानी जो भी क्रियाएं यानी लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो भी कार्य धन प्राप्ति के लिए, धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, वे सारे कार्य व्यवसाय यानी बिजनेस कहलाता है। व्यवसाय का परिभाषा है डेविस के अनुसार, व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने, बाजार में उनकी बिक्री करने तथा इस प्रयास से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संगठित कोशिश है। यानी व्यवसाय से आशय डेविस का कहना है कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जो उपभोक्ता होते हैं उनको सेवा प्रदान किया जाता है, सेवाओं के उत्पादन करने और बाजार में उनकी बिक्री करने तथा इस प्रयास से लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, इसलिए व्यक्तियों का संगठन बनाया जाता है और संगठन बनाकर
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं और व्यवसाय को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं और इसी तरह से बिजनेस करते हैं। दूसरी परिभाषा है मेलविन एंसम के अनुसार, व्यवसाय जीविका उपार्जन का एक तरीका है, यानी बिजनेस जिंदगी जीने का एक तरीका है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटे छोटे बिजनेस करके भी अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, यानी बिजनेस से धन उपार्जन करते हैं और अपने व्यवसाय को चलाते हैं और ऐसे ही धन की प्राप्ति कर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से आशय यह है कि बिजनेस में किस तरह से धन उपार्जन करने में पर्यावरण का इफेक्ट होता है, उसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट करते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण शब्द से आशय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर है लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात वे सभी घटक जो किसी भी इकाई के चारों ओर रहते हैं तथा जिनकी परिधि के अंतर्गत व्यवसाय का कार्य करना पड़ता है, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यानी एक व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सारी गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे शक्तियाँ होती है जिन लोगों का इफ़ेक्ट पड़ता है। एक बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है और उसी के कारण पर्यावरण भी इफ़ेक्ट होता है। और अगर हम लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट को सरल शब्दों में समझें तो बिज़नेस स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होता है और रिस्क लेते हुए बिज़नेस प्रारंभ किया जाता है। फिर भी मार्केट में एक वस्तु का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसी तरह के वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत सारे मार्केट में लोग होते हैं और एक वस्तु की प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे गर्मी के सीज़न में कोई व्यक्ति मटके का बिजनेस कर रहा है, मटका बेच रहा है और कोई फ्रीज बेच रहा है, तो जिस तरह से इनकम होगा उस तरह से व्यक्ति अपने आय के हिसाब से खरीदारी करेंगे। जो गरीब कस्बे के लोग होंगे वे मटके को खरीदारी करेंगे और जो थोड़े पैसे वाले होंगे वे फ्रीज खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जनरेशन के अनुसार से यहाँ पर भी बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस तरह से बिजनेस प्रभावित होता है, तो इसे ही व्यावसायिक एनवायरनमेंट कहते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा है, पहला है रोबिन्स के अनुसार पर्यावरण उन संस्थानों या शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। दूसरी परिभाषा है डनहैम एवं पायरस के अनुसार प्रत्येक संगठन को अपनी निर्धारित सीमा के बाहर कार्य करने पड़ते हैं। बाहरी वातावरण सभी ऐसी स्थितियों, घटनाओं तथा प्रभावों का योग है जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती है और उसे प्रभावित करती है। ऐसा वातावरण विभिन्न व्यक्तियों जैसे ग्राहक, स्थानीय निवासी आदि, संगठनों जैसे पूर्तिकर्ता तथा श्रम संगठन आदि तथा सरकारी संस्थानों, रेगुलेटरी बॉडीज तथा लेजिस्लेटर आदि के योगदान से बनता है और यही व्यक्ति संगठन एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बाहरी वातावरण का माने तो जैसे कि लोगों के, ग्राहक के पसंद नापसंद, स्थानीय निवासी को क्या पसंद है और फिर किस तरह से उस मार्केट में वस्तुओं का डिमांड होता है, उस जगह के लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, इस पर भी बिजनेस प्रभावित होता है।
यानी व्यवसाय ऐसा करना चाहिए जिस एरिया में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उस एरिया के बारे में पहले आप जानकारी प्राप्त कर लें कि उस एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसी के अनुसार से आपको बिज़नेस करना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि जिस वस्तु के बारे में लोगों की जानकारी नहीं है उस तरह की वस्तु अगर आप उस जगह पे ले जाते हैं तो वहाँ के लोग उस वस्तु को इग्नोर करेंगे और उस वस्तु को परचेज़ नहीं करेंगे। अगर आप फिर उस वस्तु के बारे में उन लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तभी आपकी वस्तु की मांग हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या क्या है। पहला है व्यावसायिक पर्यावरण की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है, यानी व्यवसाय का जो पर्यावरण होता है मनुष्य की आर्थिक स्थिति किस तरह से है उसी के अनुसार से वे अपनी। दूसरी विशेषता है व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण सदैव सरकार की नीतियों, निर्णयों या नियमों द्वारा निर्धारित होता है। तीसरी विशेषता है समाज में धन एवं आय का वितरण व्यावसायिक पर्यावरण पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी समाज में जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का लोगों का इनकम होता है, उसी के आधार पर अपनी वस्तुओं की क्रय विक्रय करते हैं। चौथी विशेषता है एक व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता की सीमा भी व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा ही तय की जाती है। यानी बिजनेस का एनवायरनमेंट किस तरह से है उसके आधार पर ही एक बिजनेसमैन पूंजी लगाता है। व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है, अर्थात समय के साथ साथ व्यवसाय के पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बदलती रहती है। यानी व्यवसाय में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है और समय समय पर व्यवसाय का एनवायरनमेंट भी चेंज होते रहता है, तो इससे भी बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ती है और समस्याएं भी बदलती रहती है। व्यवसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी व्यवसाय पर्यावरण में हमेशा अनिश्चित होता है क्योंकि व्यवसाय में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि फ्यूचर में लाभ होगा या हानि होगा या कौन सी समस्याएं कब आ जाएगी, या भी नहीं कहा जा सकता है कि इस बिज़नेस को प्रारंभ करने से इतने की लाभ ही होगी। मतलब एक सुनिश्चित लाभ घोषित नहीं किया जा सकता है कि इतना लाभ होगा, हमारे बिज़नेस में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। इसी कारण अलग अलग देशों एवं अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण भिन्न प्रकार का होता है। यानी जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है ज़्यादातर जो स्थानीय परिस्थितियाँ होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यही कारण अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर बिजनेस किया जाता है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के, ताकि एक बिजनेस से अगर लॉस भी हो जाता है तो दूसरा बिजनेस लॉस में ना जाए, इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के बिजनेस किए जाते हैं। इस तरह से बिजनेसमैन को फ्यूचर में थोड़ी समस्याएं कम होती है। पर्यावरण में कई प्रकार के कारक विद्यमान होते हैं, यानी एक इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी कारक होती है, बहुत अनेक तरह के कारण विद्यमान होते हैं तथा ये सभी कारक एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं। इसी कारण व्यवसाय के लिए उनका सामना करना जटिल हो जाता है क्योंकि एक बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि किस तरह का समस्याएं अब आने वाली है या फिर किस तरह से वस्तु का डिमांड होने वाला है। इसका पता एक बिजनेसमैन को तुरंत नहीं चलता है, इस कारण उन्हें कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण का ज्ञान एक सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी एक जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से होता है कि किस तरह से बिजनेस को चलाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसे हो जाता है। स्टार्टिंग में उसे भी इस चीज़ की पता नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस करते करते उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है बिजनेस में, किस तरह से ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, किस तरह से अपने वस्तु का प्रचार प्रसार करना है। इन चीज़ों से वे अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर लेता है। आर्थिक पर्यावरण की महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला है अवसरों और खतरों का निर्धारण। बाह्य पर्यावरण में सकारात्मक कारकों के साथ नकारात्मक कारक भी होती है। यानी कोई भी अगर बिज़नेस किया जाता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है और ख़तरे भी होते हैं। यानी कोई भी बिज़नेस को प्रारंभ करने से एक बिजनेसमैन को रिस्क लेना पड़ता है और वो ये भी जानता है कि मेरा बिज़नेस चल भी सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है हमारे बिज़नेस में, क्योंकि बाह्य पर्यावरण का सकारात्मक प्रभाव अगर पड़ा तो उसके बिज़नेस प्रॉफिट में जा सकता है और अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो बिज़नेस में लॉस भी सहन कर सकता है। सकारात्मक कारक व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करते हैं और नकारात्मक कारकों से खतरे पैदा होते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण फर्म के अवसरों और खतरों की पहचान करने में सहायता करता है और उद्यमों को सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। दूसरा महत्व है भविष्य के विकास की योजना। पर्यावरण के साथ परस्पर प्रभाव से व्यवसाय के लिए विकास के नए अवसर खुलते हैं। इससे संगठनों को उनकी गतिविधियों के विकास और विस्तार के क्षेत्रों की पहचान करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करने में सहायता मिलती है। यानी बिजनेस में अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो उसके बिज़नेस को डेवलप करने का एक नया मौका मिल जाता है। अगर मार्केट में उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो गई तो उसका फ्यूचर सेव हो जाता है और वो अपनी प्रोग्रेस में आगे बढ़ने लगता है। इसे संगठनों को उनकी गतिविधियों का विकास और विस्तार का क्षेत्रों में पहचान करने लगता है। यानी उस वस्तु जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है मार्केट में उसे ले जा रहा है, उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इस तरह से उस वस्तु का डिमांड मार्केट में बढ़ने लगता है और उसकी एक अलग पहचान होने लगती है। तो इससे उससे विकास की योजना तैयार हो जाती है। अगर एक बिजनेसमैन इस अवसर की पहचान जल्दी कर लेता है कि मार्केट में किस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और किस वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मांग की जा रही है और वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है और उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसे रणनीतियाँ तैयार करने में देरी नहीं होती है तो प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करता है। यह तीसरी महत्व है कि प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करना। अवसरों की पहचान यदि जल्दी कर ली जाए तो यह संगठन को प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है। चौथा महत्व है प्रारंभिक चेतावनी संकेत बढ़ना। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील है, यानी जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है ये बिज़नेस में धीरे धीरे करके हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट डालता है तो कभी खतरा भी ले आता है और यह तकनीकी सुधार उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव या बाजार में नई प्रतियोगिता के प्रवेश के चलते बदलता रहता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण व्यावसायिक फर्म को किसी भी खतरे को पहचानने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। यानी अगर जैसे कोई व्यक्ति कोई बिज़नेस कर रहा है, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है और कोई व्यक्ति
कोई उसका कंपटीशन करने के लिए दूसरा कोई बड़ा बिजनेसमैन आ गया, तो इस तरह से उसे किस तरह से उसका सामना करना है, ये चीज़ उसे सिखाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में किस तरह से ढलना है और किस तरह से दूसरा विक्रेता का सामना करना है, ये चीज़ बिजनेस इन्वायरमेंट द्वारा सिखाया जाता है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने हो रहे बिजनेस में परिवर्तन को निपटना है, किस तरह से बदलावों से निपटना है, आदि चीज़ इसके अंदर सीखने को मिलती है। 5वां है तेज बदलावों से निपटना। पर्यावरण विश्लेषण गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में प्रबंधकों के कार्य को आसान बनाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में तेज बदलाव के साथ प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझने और जांचने के पश्चात उपयुक्त रणनीति विकसित करनी चाहिए। 6ठा महत्व है प्रदर्शन में सुधार। बिजनेस इन्वायरमेंट के कारण एक बिजनेसमैन को यह सुधार करने का मौका मिलता है कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट के अनुसार से किस तरह से अपने बिजनेस में सुधार लाना है, किस तरह से प्रोग्रेस करना है अपनी बिजनेस को, आदि चीज़ को प्रदर्शन करने की सीख मिलती है। जो उद्यम लगातार अपने पर्यावरण में निगरानी करते हैं और उन उचित व्यवसाय प्रथाओं को अपनाते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दीर्घकालीन के लिए बाजार में भी सफल रहते हैं। यानी एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हुए भी अपने व्यवसाय को लेकर टिका होता है मार्केट में, वो ही दीर्घकालीन बाजार में सफल हो पाता है। 7वां महत्व है प्रतिस्पर्धा का सामना। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में एक बिजनेसमैन को यह भी सिखाता है कि एक बिजनेस जिस तरह से उसके बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो किस तरह से प्रतियोगिता आ रही है उसके बिजनेस को लेकर, तो उसका सामना करना भी बिजनेस इन्वायरमेंट में सीखने को मिलती है। प्रत्येक फर्म एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहां उसे उसी के समान उत्पादों का उत्पादन करने वाले अन्य कंपनियों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करने के लिए कंपनियों के प्रतियोगियों की रणनीतियों की पहचान करने और उनके अनुसार उनकी रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। तो अभी तक हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग और उसके महत्व के बारे में जाने, उसकी विशेषताओं के बारे में जाने। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और किस तरह से बिजनेस में इफेक्ट डालता है। व्यावसायिक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, व्यापक पर्यावरणीय घटक और सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक। यानी बड़ा और छोटा किस तरह से पर्यावरण में इफेक्ट डालता है। तो पहला है व्यापक पर्यावरणीय घटक। व्यापक पर्यावरणीय घटक से तात्पर्य उन सभी आर्थिक व गैर आर्थिक घटकों से है जो साधारण रूप से व्यापारिक गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार उन अवसरों को निश्चित करते हैं जिससे कि कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। यानी व्यापक पर्यावरणीय घटक से आशय यह है कि किस तरह से आर्थिक रूप से बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है और गैर आर्थिक। तो यहाँ पे 2 प्रकार के घटक है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थिक घटक, ये घटक व्यापारिक व्यावसायिक पर्यावरण की आर्थिक स्थितियों से संबंध रखते हैं। यानी उपभोक्ता के इनकम से या रिलेटेड है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल है। आर्थिक प्रणाली, विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में व्यावसायिक पर्यावरण अलग होता है। उदाहरण के लिए एक पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यापार संगठनों को बहुत ही सीमित सरकारी नियमों और नियंत्रणों के अधीन किया जाएगा और वे अधिक बाजार बलों यानी मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होंगे। यानी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में जो व्यापार संगठनों में वस्तुओं का मूल्यों का निर्धारण किया जाता है और जिस तरह से वस्तु की मांग की जाती है,
तो उसमें उपभोक्ता के इनकम के आधार पर वस्तु की मांग की जाती है और उसका सप्लाई किया जाता है। दूसरी ओर एक समाजवादी प्रणाली में सरकार सभी आर्थिक निर्णय लेती है और निजी उद्यम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार निजी उद्यमों की उपस्थिति की अनुमति देने में चयनात्मक होगी और सरकारी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह आरक्षित कर देगी। चलिए हम लोग देखते हैं आर्थिक घटक का पहला पॉइंट है आर्थिक संरचना, यानी धन को किस तरह से अर्जित किया जाता है। आर्थिक संरचना अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के सापेक्ष भाग और महत्व को परिभाषित करती है। एक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से संरचना में कृषि या औद्योगिक हो सकती है, यानी किस तरह से इनकम प्राप्त किया जाता है, किस तरह से बिजनेस किया जाता है और किस तरह से धन को अर्जित करना है, इसे ही हम लोग आर्थिक संरचना कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा एक अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के विकास में सहायक है। आर्थिक घटक का दूसरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन, यानी धन के प्रति किस तरह से प्लानिंग करना। प्रत्येक देश भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाता है, जिससे उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम तरीके से आवंटित किया जा सके। इन विकास योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं और सरकार द्वारा निवेश के अधिक अवसर दिए जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक संगठनों को अन्य क्षेत्रों के संगठनों की तुलना में अधिक लाभ होता है। यानी आर्थिक से रिलेटेड, यानी धन से रिलेटेड प्रत्येक देश, जितने भी दुनिया में देश है, सभी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर प्लानिंग करते हैं और संसाधनों का आवंटन करके योजनाओं को प्राथमिकता प्राप्त करते हैं और क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर तरीके से सरकार द्वारा निवेश के अधिक अवसर दिए जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक संगठनों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में संगठनों का अधिक लाभ होता है। आर्थिक घटक का तीसरा पॉइंट है आर्थिक नीतियाँ, यानी धन से रिलेटेड नीति भी बनाई गई है सरकार के द्वारा। आर्थिक नीतियों में वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार और विदेशी निवेश नीति आदि शामिल है। देश के आर्थिक स्थितियों के अनुसार यदि विस्तारित नीतियों का पालन या उपयोग किया जाता है तो यह स्थिति व्यापार के लिए सुविधाजनक होती है। चौथा पॉइंट है आर्थिक विनिमय, यानी धनों का विनिमय किया जाता है। इसमें नियम भी बनाए गए हैं ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो सके। आर्थिक नीतियों के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक नियम हैं। व्यवसाय में अवैध या अनुचित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फेमा, प्रतिस्पर्धा कानून आदि कानून हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की निगरानी के लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे विनियामक निकाय भी है। यह निकाय कारोबारी वातावरण को सुरक्षित बनाता है और ग्राहक एवं आर्थिक संगठनों की धोखाधड़ी से बचाता है। यानी देश में यह नियम बनाया गया है फेमा के अंतर्गत या फिर कोई प्रतिस्पर्धात्मक कानून के अंतर्गत कोई भी धन से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, ग्राहक को भी कोई धोखा नहीं दे सकता है या फिर कोई कारोबार में भी किसी तरह से धोखा नहीं दे सकता है।
आर्थिक घटक का 5वां पॉइंट है आर्थिक वृद्धि और विकास। उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठनों के लिए एक बेहतर बाजार होगा, क्योंकि इस तरह की अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के द्वारा अधिक से अधिक तकनीकी उन्नति और बेहतर मानव संसाधन व्यवसाय के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आर्थिक विकास बेहतर परिवहन और संचार सुविधाओं तथा बेहतर बिजली आपूर्ति के रूप में बेहतर आर्थिक आधारभूत संरचना की ओर जाता है। यानी धन के विकास के लिए अधिक से अधिक तकनीकी उन्नति और बेहतर मानव संसाधन के व्यवसाय उपलब्ध हो जाते हैं, और आर्थिक विकास बेहतर और करने के लिए परिवहन और संचार सुविधाओं और बेहतर बिजली आपूर्ति के रूप में आर्थिक आधारभूत संरचना परिवहन और संचार सुविधाओं और बेहतर बिजली आपूर्ति के रूप में आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाती है। छठा पॉइंट है अन्य आर्थिक कारक। यानी आर्थिक घटक के अन्य कारक भी होते हैं, जैसे बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवरेज, अच्छी तरह से विकसित पूंजी व धन बाजार और आर्थिक कामकाज के आसान अन्य आर्थिक कारक हैं जो व्यवसाय को सुगम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि गैर आर्थिक घटक कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक घटक। यह विभिन्न आर्थिक इकाइयों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, जैसा कि व्यापारिक निर्णय सरकारी नीतियों पर आधारित होते हैं। राजनीतिक अशांति के कारण इन नीतियों में लगातार परिवर्तन आर्थिक संगठनों को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करते हैं, जो एक कठिन कार्य है। राजनीतिक कारकों में निम्नलिखित कारक शामिल है। पहला है सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक विचारधारा, दूसरा है देश की राजनीतिक ताकत, तीसरा है अन्य देशों के साथ संबंध, और चौथा है रक्षा और सैन्य नीतियाँ, पांचवा देश में केंद्र राज्य संबंध, और छठा है विपक्षी दलों का ताकत। ये सभी गैर आर्थिक में इफेक्ट डालते हैं। राजनीतिक घटक के कारण व्यापार में हमेशा निर्णय लेने में समस्याएं आती रहती है और इन्हें अपनी नीतियों को बदलने में मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए यह भी व्यावसायिक पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। गैर आर्थिक घटक का दूसरा पॉइंट आता है कानूनी घटक। व्यापारिक संगठनों के हितों को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध ना जाने के लिए प्रत्येक देश में कई कानूनी नियम हैं। संगठनों के नियमन, स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग, करों का भुगतान, विनिर्माण मानदंड, उत्पादों और सेवाओं के मूल्य, श्रम मानदंड आदि संबंधित अनेक कानूनी नियमों को पूरा करना होता है। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रतिस्पर्धा कानून और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जैसे विभिन्न कानून हैं जो व्यापार के कानून हैं तथा जो व्यापार के कानूनी पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक घटक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव जो व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं है। यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटक है वो व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्य के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म, शिक्षा, लिंग, पूर्वाग्रह आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। इस तरह से बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देश में शैक्षिक वातावरण आर्थिक फर्मों के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की गुणवत्ता निर्धारित करता है। वस्तुओं और सेवाओं के प्रति लोगों के पसंद उनके धर्म, संस्कृति और विश्वासों द्वारा अधिशासित होती है। गैर आर्थिक घटक का चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकी तकनीकी घटक। व्यवहारिक कार्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का एक व्यवस्थित अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। प्रतिदिन उत्पादों, सेवाओं, जीवन शैली और रहने की स्थितियों में विशाल परिवर्तन होते हैं। आधुनिक संगठन ऐसा मानते हैं कि केवल अनुसंधान और विकास ही संगठनात्मक विकास की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक घटक।
इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे मौसम, जलवायु पर परिस्थितियों, बंदरगाह सुविधाएं, मिट्टी, समुद्र, नदियों, वर्षा आदि स्थलाकृतिक कारक शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध क्षेत्र उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जो उन प्राकृतिक संसाधनों के कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी विशेष प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो प्राकृतिक के द्वारा भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। प्राकृतिक के कारण भी लोगों के चॉइस में परिवर्तन होते हैं और मौसम, जलवायु जितनी परिस्थितियाँ होती है इससे भी बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट होता है। गैर आर्थिक घटक का 5वां पॉइंट है जनसंख्यांकीय घटक या जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से संबंधित आर्थिक पर्यावरण का घटक है, जिसमें जनसंख्या के आकार, जीवन स्तर, विकास दर, आयु वर्ग की संरचना, पारिवारिक आकार, आय का स्तर आदि का वर्णन होता है। प्रत्येक आर्थिक इकाई को जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करके तदनुसार उत्पादन पर विचार करना चाहिए। यानी बिजनेस में जनसंख्या का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यानी जिस एरिया में बिजनेस किया जा रहा है वहाँ की जनसंख्या कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विकास दर कैसा है, वहाँ के लोगों की आयु कितनी वर्ष की है, ज़्यादा बूढ़े या फिर ज़्यादा यंग या बच्चे तो नहीं है, या फिर पारिवारिक आकार की लोगों की सदस्यों की संख्या एक फैमिली में कितनी है, फिर आय का स्तर कैसा है आदि चीज़ जनसंख्या के घटक के अंदर आती है। ये सभी चीज़ें भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। प्रत्येक आर्थिक इकाई को जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करके तदनुसार उत्पादन पर विचार करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म पर्यावरण घटक। सूक्ष्म पर्यावरण से तात्पर्य उन आंतरिक तत्वों या संगठनात्मक घटकों से है जिनका सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है और जो व्यवसाय के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसे कार्य या परिचालन पर्यावरण भी कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित है। यानी सूक्ष्म पर्यावरण से ऐसी परिवर्तन होती है बिजनेस में कि सीधा व्यवसाय पर असर पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा घाटा बिजनेस में हो जाता है। तो इस तरह से भी व्यवसाय के कार्य की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका पहला पॉइंट है आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर। इसमें व्यक्ति जो संगठन के लिए कच्चे माल और आवश्यक घटकों की आपूर्ति करते हैं उनको आपूर्तिकर्ताओं के रूप से जाना जाता है। उन्हें विश्वसनीय होना चाहिए और केवल एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यवसाय के पास कई आपूर्तिकर्ता होने चाहिए। कच्चे माल की कीमतों की वृद्धि परिणाम स्वरूप संगठनों की कीमतें बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना एक संगठन के लिए प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता वाले उत्पादों की सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ग्राहकों को समय पर उत्पाद का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सूक्ष्म पर्यावरण घटक का दूसरा पॉइंट है ग्राहक। ग्राहक को बाजार के राजा के रूप में जाना जाता है। यानी एक व्यवसाय के लिए ग्राहक का होना, एक बिजनेसमैन के लिए ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी। अगर ग्राहक ही नहीं होंगे तो वह बिजनेस बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्राहक नहीं होंगे तो उस वस्तु को कोई क्रय नहीं कर सकता है जो बाज़ार में बेचने के लिए आता है। यानी विक्रेता के साथ साथ में एक क्रेता का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ग्राहक को बाज़ार का राजा माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय की सफलता अपने ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर पर निर्भर करती है। जो संगठन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है उनकी मांग बढ़ती है, जबकि ग्राहकों की अनदेखी करने वाले व्यवसाय विफल हो जाते हैं। ग्राहकों द्वारा उत्पाद की मांग होने से ही संगठन के लाभ प्राप्त होता है।
यानी बिजनेस में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ग्राहक हमारे वस्तु से संतुष्ट हो रहा है या नहीं, और किस तरह की वस्तु का वो डिमांड कर रहा है, उस तरह के वस्तु को मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए ताकि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। और अगर जो ग्राहक चाह रहा है, जिस तरह की वस्तु का डिमांड कर रहा है, उस तरह की वस्तु आप नहीं ला रहे हैं, तो ऐसे में व्यवसाय आपका फेल भी हो सकता है। ग्राहकों द्वारा उत्पाद की मांग होने से ही संगठन का लाभ प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी विश्व में पर्यावरण में एक कारक है और इसमें समान प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन शामिल है। प्रतिद्वंदियों के प्रत्येक कदम से व्यापार प्रभावित होता है, जिस कारण प्रतिस्पर्धियों के रणनीतियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतियोगी विश्लेषण और निगरानी महत्वपूर्ण है। यानी प्रतियोगिता में बने रहने के लिए एक संगठन को उत्पादों में विविधीकरण करना चाहिए। यानी एक तरह की वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, कम से कम 3-4 तरह के वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, ताकि अगर कोई हमारा वस्तु का प्रतियोगिता करता है तो हम भी उस वस्तु के लिए फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विपणन रणनीतियों को विकसित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है विपणन मध्यस्थ। ये उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। यानी बाजार के मध्यस्थ उत्पादों और अंतिम उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करता है उसके बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा उत्पाद को बढ़ावा देने, बेचने और वितरित करने में आर्थिक उद्यमों को सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक वितरण कंपनियां उत्पाद को उत्पादन के स्थान से बिक्री के स्थान तक ले जाती है। थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और विपणन सेवा एजेंसियां बाजार अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। सूक्ष्म पर्यावरण घटक का पांचवा और आखिरी पॉइंट है जनता। यानी व्यक्तियों का वह समूह जिसकी संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता में दिलचस्पी हो। यानी जब भी एक बिजनेस किया जाता है तो एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर बिजनेस को चलाया जाता है और उस संगठन में जितने भी लोग कार्य करते हैं उन लोगों को भी यह सिखाया जाता है कि उनका लक्ष्य क्या है और अपने लक्ष्य के प्रति किस तरह से दिलचस्पी लेकर अपने जिम्मेवारी को निभाएं। यह जिसका उस पर प्रभाव पड़ता है उसे जनता कहा जाता है। जैसे मीडिया, स्थानीय नागरिक, नस्लीय समूह आदि, ये हमेशा उत्पाद के उपयोगकर्ताओं हो या आवश्यक नहीं है। मीडिया का एक संगठन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उसके उत्पादों की मांग बढ़ाने में सहायता करता है, जबकि नकारात्मक मीडिया रिपोर्ट इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट विचारधाराओं के अनुसरण में छात्र संघों या जाति समूह जैसे स्थानीय समूह विभिन्न उत्पादों के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों में ग्राहकों के धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे समूह एक कंपनी के कार्यों का सवाल उठा सकते हैं और उसे अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यानी जनता में एक मीडिया भी आता है। बहुत सारे ऐसे मीडिया होते हैं किसी बिजनेस के बारे में वे गलत बातें फैलाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सही बात बताते हैं। तो इस तरह से भी बिजनेस को इफ़ेक्ट पहुंचता है और इस तरह से भी लाभ और नुकसान होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।